प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा के तहत बात करनी है हमें संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद है, सत्र बुलाए जाते हैं, सत्र में विधेयक पेश होते हैं, विधेयक पर चर्चा होती है, कुछ प्रासंगिक विषय होते हैं, उन पर भी चर्चा की कोशिश होती है। पिछले कुछ समय से संसद में जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर वैसी बहस देखने को नहीं मिलती जिसकी अपेक्षा एक सभ्य लोकतंत्र के अंतर्गत की जाती है। पर किन विषयों पर बात होगी, यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। क्या उस विषय पर बात होगी जिस पर पिछले सत्र में सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा था? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार जब बजट सत्र चल रहा था तो उस बजट सत्र का विस्तार भी हुआ, और बजट सत्र का विस्तार विशेष तौर पर इसलिए हुआ था कि सरकार को लगा कि महिला आरक्षण को अब अनिश्चित काल तक के लिए नहीं टाला जा सकता। तो अगला जो आम चुनाव है, उस आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। और महिला आरक्षण अगर लागू करना है तो इसके लिए नए सिरे से सीटों का परिसीमन भी हो जाना चाहिए। परिसीमन के संदर्भ में शर्त यह थी कि जनसंख्या के नए आंकड़े आएंगे, उस नए आंकड़ों के अनुसार परिसीमन होगा। तो सरकार ने यह संशोधन लाना चाहा कि परिसीमन बिना जनसंख्या के आंकड़े लाए ही करा दिया जाए, और उस परिसीमन में बढ़ी हुई सीटें हों लोकसभा की, विधानसभा की, और उस अनुसार चुनाव की व्यवस्था की जाए। विपक्ष ने एकजुटता का परिचय देते हुए सदन के बाहर और सदन के भीतर विरोध किया। बंगाल समेत तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उसके बीच में यह सत्र बुलाया गया। ये थोड़ा हैरत अंगेज था, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब चुनाव होते हैं तो सत्र का पहले अवसान हो जाता है। यहां तो सत्र का विस्तार कर दिया गया जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। सरकार की मंशा रही कि यह विधेयक पारित हो, और अगर विधेयक पारित ना हो तो कम से कम जनता के बीच में यह स्पष्ट तो जाए कि महिला आरक्षण के संदर्भ में कौन साथ है और कौन खिलाफ है। 2014 से अस्तित्व में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पहली बार लोकसभा में हार गई। 17 अप्रैल 2026 को आवश्यक बहुमत नहीं मिल सका इस विधेयक के संदर्भ में, और महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन विधेयक दोनों ही ध्वस्त हो गए। उसके बाद से देश की राजनीति में एक अजीब घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। जिन विपक्षी दलों ने अपनी इस जीत को उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत करना शुरू किया था, वो विपक्षी दल बिखर रहे हैं। एक दूसरे के संदर्भ में कम बिखर रहे हैं, अपने अंदर ज्यादा बिखर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का जिस प्रकार से हाल हुआ है वो लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त है। और तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद हुआ करते थे लोकसभा में, 20 अब एनडीए के साथ हो रखे हैं। ममता बनर्जी के पास कुल जमा 8 हैं, और ये 8 भी कब तक रहेंगे किसको पता है। डीएमके विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सहयोगी दल के तौर पर थी, और टीवीके के साथ में चली गई कांग्रेस, डीएमके अलग हो गई। अब वो डीएमके विपक्षियों के साथ में है या एनडीए के साथ है, इसके संदर्भ में अभी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करेंगे, और बात इसलिए करेंगे क्योंकि विपक्षी एकता के एक प्रमुख घटक एनसीपी शरद पवार, वो भी कहीं ना कहीं ढुलमुल डगमग हो रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा अगर 50% आरक्षण की व्यवस्था हो जाए तो हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि हम विपक्षी दलों के बीच भी बात करेंगे, लेकिन विचार करना ही अपने आप में हिला दे रहा है विपक्षी एकता की नींव को। तो आज हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारा विषय है परिसीमन का शोर, कौन किस और। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में मोदी सरकार की हार को अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखा था, वो कांग्रेस इस वर्तमान हालात में अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस कर रही है विपक्षी एकता के पैरोकार के रूप में, ये डॉक्टर अजय उपाध्याय बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी है। बहुत निराश थी वो जिस समय पर यह परिसीमन विधेयक खारिज हुआ था, क्योंकि तमाम महिला नेत्रियों की संभावनाओं पर भी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो। तो ममता त्यागी जी नई कोशिशों के संदर्भ में क्या देखती हैं, उनसे समझेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सीमा मलिक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से संबद्ध है। सुप्रिया सुले की बातों के मर्म को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ी है, समझेंगे उनसे सुप्रिया जी क्या चाह रही हैं,
वो क्या कर रही हैं। और इनके बीच खरी खरी कहने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, साफ गोई तरीके से अपनी बात रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। Consider supporting if the 50% cap is to be discussed, and the bill, how will it be implemented is still a question mark. निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों के को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए, तो निश्चित रूप से विधेयक आए। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, 360 का आंकड़ा वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या के हिसाब से पिछली बार 298 तक पहुंचा था सत्ता पक्ष। तब से कई ईंटें आपके यहां से दरक कर सत्ता पक्ष के दीवार पर दिखाई दे रही हैं। क्या कहते हैं, कितना मुश्किल हो गया आपको ये एक जीत को संभालना? गलती तो महसूस नहीं कर रहे? कहां एक विधेयक के चक्कर में पूरी विपक्षी एकता में दरार नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे नई दीवार खड़ी हो गई। क्या कहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको और आपके पैनलिस्ट और साथ में आपके दर्शकों को भी। क्या इस बीच में लोकसभा का कोई चुनाव हुआ है क्या डॉक्टर साहब? अभी तो नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। तो ये जो बहुमत जो 17 अप्रैल की जो आपने चर्चा की है और डिटेल्स बताया है, तो मुझे लगता है वही जो संख्या बल है वही संख्या बल सबके साथ है। अब यदि इस बीच में लोकसभा का भी कोई चुनाव अचानक मोदी जी ने मंगल ग्रह पर बैठ करके करा दिया हो तो बात अलग है। क्या हुआ डॉक्टर अजय उपाध्याय? माफी चाहूंगा, आजकल राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़कर के अकादमिक कार्यों में व्यस्त हो गए हैं आप। अरे संख्या बल चुनाव से नहीं बदलता, संख्या बल समीकरण से बदलता है। वो टीएमसी ममता बनर्जी 28 सांसद लोकसभा में, 20 सांसद अलग गुट बना के बैठे। कौन सी पार्टी एक नई जन्म कर गई है जिसके माध्यम से 20 सांसद अलग? वो एकनाथ शिंदे छक्का लगा गए, बोल रहे छक्का मार दिया मैंने, क्योंकि उद्धव ठाकरे के 9 थे सांसद, 3 रह गए, 6 एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। फिर डीएमके को तो आपने निपटा दिया। अच्छा भला इतना लंबा गठबंधन एक टीवी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी के चक्कर में आपने केंद्र में आपने खिलाफ कर लिया। अब आपको समझ में आया डॉक्टर अजय उपाध्याय? ना 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 ना, चुनाव तक इंतजार थोड़ी करते हैं आजकल हमारे सम्मानीय सांसद, उससे पहले भी समीकरण बना लेते हैं। आप इतने सरल कैसे हो गए डॉक्टर अजय उपाध्याय? अब मैं बोलूं सर? अब मैं बोलूं सर? हाँ डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छा अब तो डिटेल्स विश्लेषण दे ही दिया कि इस बीच में कोई लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ है। हाँ, डंडी मारना, छक्के मारना, तोड़ फोड़ करना, जोड़ घटाव करना, यदि ये इलेक्टोरल बहुमत इसको कहते हैं जिसके लिए चुनाव होते हैं लोकसभा में, और इस तरह ही यदि बहुमत ले लेना है सीट चोरी करके, सांसदों की चोरी करके, पार्टियों को तोड़ करके, एक ऐसा दल जिसके पास एक एमएलए तो छोड़िए मुखिया नहीं है और उसके पास अचानक चुनाव के बाद 20 सांसद हो गए। आप देखिए ना कितना बड़ा, ये तो अपने आप में खगोलीय घटना है वैश्विक स्तर पर, कि जिसके पास एक एमएलए नहीं है, मुखिया नहीं है, सरपंच नहीं है, एक पार्टी। एक और दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, पंजाब में भाजपा के पास 2 एमएलए है और एमएलए मिलकर के राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं।
वहां से भाजपा को 6 सांसद हैं राज्यसभा में और एमएलए मात्र 2 हैं। वही हाल आपने देखा महाराष्ट्र में। यदि इसके माध्यम से कोई बहुमत जुटा करके ये दिखा है कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त है, तो मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर तो सभी तो 400 पार करा लें, फिर कोई जरूरत ही नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की और इस विधायिका की और लोकतंत्र में जो मर्यादा और जो परंपरा और जो सिस्टम है, फिर तो सब उन्हीं के हैं, वही कर लें जैसे करना है। दूसरी बात आपने दिखाया अभी स्टेटमेंट शेखावत साहब का, महिला विरोध और महिला सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अरे भाई शेखावत साहब, इसका मतलब महिला बिल तो आपने पास कराया है, पास हो चुका है, तो वो लागू यदि 24 के पहले हम लोग चाहते थे कि एज फॉर्म जो जितना सीट है उस पर लागू हो जाए, इसका मतलब आप 24 से पहले विरोधी थे महिलाओं के। अब आपको अचानक लगा कि हमको जो है 29 से पहले करना है, वो भी जनगणना 2011 का लेना है। उससे पहले आपने कहा था कि जनगणना जो होगी उसके बाद महिला जो बिल हमने पास कर दिया, कानून बन चुका है, वो लागू होगा। तो या तो उस समय आप गलत थे या अब गलत हैं, ये तो स्पष्ट कर देना चाहिए भाजपा के साथियों को। तीसरी बात, डिलिमिटेशन की बात आई। डिलिमिटेशन के लिए इतना बेताबी, इतनी बेचैनी, इतना हाहाकार क्यों मचा दिया कि सभी पार्टियों को तोड़ने में ईडी सीबीआई को लगा करके लगे पड़े हैं दिन भर? अरे भाई, डिलिमिटेशन होना है ना सर्वानुमति से, सहमति से, सबसे विचार विमर्श करके, जनता के सवालों के साथ बैठ करके, यदि उसमें कोई विसंगतियां हैं उसके लिए पार्लियामेंट्री कंसल्टेशन कमेटी है, उसमें जा करके हम उसको पास करा सकते हैं। हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आपके नियत में खोट ना हो। आपका उद्देश्य डिलिमिटेशन है ही नहीं। आप उस समय भी ऐन वक्त बंगाल के चुनाव के बीच आप लाए थे, अभी भी चाहते हैं तोड़फोड़ करके जेरीमेंडरिंग करना, ताकि अपने हिसाब से आपके लोकसभा सीट को रीऑर्गेनाइज कर ले और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके हमेशा के लिए आप राजनीति में चाहते हैं कि विपक्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा डॉक्टर अजोपाध्याय, देखो आपने कितनी समझदारी भरी बात की। ये क्या चाहते हैं आप पूरी तरीके से समझ गए, समझ तो गए, पर इसे रोकेंगे कैसे? जो आपके साथ थे वो एक एक करके छिटक के तो सामने चले जा रहे हैं, तो थोड़ा इसका भी उत्तर दीजिए। ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा कर रहे हैं, ये इस प्रकार से कर ले रहे हैं, लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है, वो तो सब ठीक है, आप क्या करेंगे? लेकिन यदि आदमी लोकतंत्र में तो परंपरा, विश्वास, भरोसा, आपसी तालमेल और सहमति असहमति के बीच सहमति बनाने का प्रयास होता है, इसी पर लोकतंत्र चलता है। यदि सामने वाले के दिलो दिमाग में पार्लियामेंट जिसको मंदिर मान करके सिर झुकाया उसको खत्म ही करना चाहता है, वो तक अधिनायकवाद लाना चाहता है, पार्टियों को बर्बाद करके चाहता है कि वो खुद एकम स्वयं सबको बना लेना अपना, तो बात अलग है। लेकिन आपने बंगाल की बात जो भी रखी, तृणमूल कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की, पर जो बात आप तमिलनाडु के लिए एक बात आपने रखी है, भाई याद कीजिए, आपके भी दर्शक और आपके चैनल पर भी लगातार चला था उस बिल के संदर्भ में, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तमिलनाडु में, उसी टाइम वो बिल आया था और स्टालिन साहब जो है काला कपड़ा पहन करके उस बिल का लगातार विरोध कर रहे थे। तो सैद्धांतिक तौर पे इस बिल के तो आज भी विरोधी हैं। अब वो किसी परिस्थिति में, किसी मजबूरी में, किसी जरूरी में, कोई और भी कारण हो जो भाजपा साम दाम दंड भेद अपनाती है और उसके कारण यदि वो साथ आ जाए, तो इसका मतलब नहीं है कि जनता साथ है। तमिलनाडु की जनता कभी साथ नहीं होगी, दक्षिण भारत की जनता कभी साथ नहीं होगी, यहां तक कि बिहार, यूपी और बंगाल की जनता भी साथ इस मुद्दे पर नहीं होगी, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आपके डिलिमिटेशन से नहीं है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से नहीं है, इसमें आपका अपना जो निहितार्थ है, स्वार्थ है, वो छुपा हुआ है। यदि वो मैं डॉक्टर सीमा मलिक के पास आऊं, उससे पहले एक नैतिकता पर जुड़ा हुआ आपसे सवाल कर लेता हूं। बड़े दुखी हैं आप भाजपा के तौर तरीकों से, बताओ ये कोई तरीका है कि अगर ऐसे ही करना है तो कर लें? पर भाई अभी तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुआ था, आज तो चुनाव लड़े थे डीएमके के साथ, ये तो 2.5 साल बाद इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल बाद इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो 2 हफ्ते में इधर से उधर हो गए, छोड़ डीएमके विजय जी के साथ हो लिए। तो आपने छलांग लगा ली तो वो नैतिकता का तकाजा है, वो सिद्धांतों के तहत है, और इधर अगर कुछ हो जा रहा है तो ये तो चालबाजी है, ये तो अनैतिक है। ऐसा कैसे कह लेते हो डॉक्टर अजोपाध्याय आप? बहुत सामयिक और बहुत ही जो पत्रकार का धर्म है वो निभाते हुए आपने बहुत ही तीखा भी प्रश्न किया है
और उसका उत्तर भी जानना जरूरी है। मैं आपके दर्शक इसको जानना चाहेंगे। चुनाव पूर्व हमारा जो गठबंधन था वो गठबंधन इंटैक्ट रहा, ने काम किया, साथ रहे, हार जीत अपनी जगह पे, जो परिस्थिति थी उसमें हम साथ दिए टीएमके, स्टालिन साहब के पार्टी को, डीएमके को। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध में थी और उसके कारण हार हुई, उसमें हमारे भी लोग शहीद हो गए। पर यह भी सच है कि जिस तरह भाजपा वहां तोड़फोड़ करके पिछले दरवाजे से चाहती थी कि वहां सत्ता में आ जाना, जनता के भरोसे को ताक पे रख के क्या हम यही करने देते? इसलिए हम विजय के साथ आए। लेकिन ये भी सच है कि विजय जो आज स्थिति में है, विजय ने जो वहां पे काम किया और जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें जनता उनके साथ है। इस मुद्दे पर, डिलिमिटेशन के मुद्दे पर काला कपड़ा आज भी याद है पूरे देश को, सबको याद है, और वो स्टालिन साहब के विरुद्ध में आज भी जारी है और वो जारी रहेगा। वो जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर अजय उपाध्याय कह रहे हैं भाजपा को रोकना था इसलिए हम चले गए टीवी के साथ, विजयकांत के साथ। तो भाजपा को कांग्रेस को रोकना है, भाजपा ले रही है जिसका मिल रहा है साथ, इसमें खराबी की क्या बात। पर हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक है। शरद पवार अभी अभी राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं फिर से। बड़ा भावुक किस्म की पोस्ट आई थी सुप्रिया सुले जी की कांग्रेस के सहयोग को लेकर। वो कांग्रेस अचानक परेशान सी है, आभार की स्याही सूखी भी नहीं कि कोई नई इबारत लिखने की जैसे कोशिश हो रही है। थोड़ा बताएंगे सीमा मलिक जी, क्या मन हो रहा है? नहीं जी, सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं बोलूंगी, पहली बार आई हूँ आपके शो में। देखिए, जिस तरह की आप मतलब मेरे ख्याल से कुछ आपको गलतफहमी हो रही है जो भी। देखिए, सुप्रिया मैम का स्टेटमेंट जो है इट वॉज वेरी क्लियर कि जो भी आप मतलब 50% के ऑल द स्टेट्स में आप बढ़ाएंगे, अगर ऐसा कुछ आप चीज लाते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस थिंग विद आवर अलायंस। देखो, हमारे अलायंस में कांग्रेस भी है, आप लोग मतलब हम उनके साथ हैं, फ्रैंकली हम सभी साथ हैं। तो देखिए, इसको मतलब इस तरह से लेना कि नहीं वी आर इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई है, मतलब बहुत जल्दी की वाली बात है ये। ऐसा कुछ प्रिज्यूम करना कि हमारी तो बिल्कुल लड़ाई हो चुकी है लोगों से और वी आर गोइंग टू ज्वाइन द एनडीए, मर्जर हो रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ चीजें हम सुनते रहते हैं। देखिए, हम लोग भी सुनते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। वी नो कि अगर किसी के बारे में कुछ बात हो रही है एक पॉलिटिकल सर्कल में या पूरे देश में, अगर ये हो रहा है कि अगर वी आर इन द न्यूज, यू नो, वेदर इट इज फॉर गुड और बैड, दिस मीन्स दैट आवर पॉलिटिकल करेंसी इज, यू नो, मजबूत है हमारी पॉलिटिकल करेंसी में। तो ये सोचती हूँ, तो इस तरह की अफवाहों का कुछ नहीं होता। देखिए, मैम ने बड़ी क्लियरली ये बात बोली है कि अगर ये, देखिए, जिस नोट पे ये खत्म हुआ था ऑन अप्रैल में, कि जी। वही उस समय आपने लिखा नहीं बिल में, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। अगर आपका इंटेंशन था तो आपने उसको हर चीज आपने लिखी, बट आपने बिल में उसको मेंशन नहीं किया। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। और यही ऑब्जेक्शन था हम सभी लोगों का कि भाई आपने उसको बिल में क्यों नहीं लिखा। और देखिए, बिलीव तो इन ट्रस्ट डेफिशिएंसी तो है ही है, कोई भी बिलीव नहीं करता बीजेपी को, क्योंकि जो चीजें वो लिखते हैं, पता नहीं कितने वादे उन्होंने किए हैं आज तक, पर उन्होंने कभी उनको कंप्लीट पूरा नहीं किया। जब मैं शुरू तो क्या करूं, यू नो, किसानों के आए और ये सब जो भी चीजें हैं, यू नो, 2 करोड़ नौकरियां, तो बहुत सी चीजें हैं जो कि वो बोलते हैं, तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। अब इसीलिए हमने बोला था, अब मैम ने ये बोला कि भी अगर आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी एक ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड करी है, जो कि हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि डिस्कशन एंड डिबेट्स में तो आज हमारी ये सरकार बिलीव नहीं करती है, फ्रैंकली कंसेंसस पे बिलीव नहीं करती लोगों के। तो देखिए, अगर जो भी चीज होगी, जो भी डिसाइड होगा, दैट विल, हम उसको ड्राफ्ट को देखेंगे। अच्छा, ये वो बताइए सीमा जी, आपने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पता नहीं आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं। तो क्या करें, महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए ना आप। अतीत के अनुसार भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। वो संजय राउत भी कितनी दमदारी से बोल रहे थे कोई कहीं नहीं जाएगा, राउत साहब बोलते रह गए, वो 6 सांसद सटक के जो है एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। अब खबर आई कि एकनाथ शिंदे के साथ बैठक आपकी नेताजी कर रहे हैं। तो फिर जाके संदेह होता है ना सीमा जी, कि आप कहते हो कि नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे में वो दम नहीं है कि वो अपने सांसदों को रोक पाए, पर हमारे पास दम है, हम सब इकट्ठे रहेंगे। अगर वो एकनाथ शिंदे से के कमरे में चले गए तो इट वाज अ ह्यूज, यू नो, दिस थिंग कि वो गए हैं, एंड इट वाज जस्ट अ कर्टेसी मीटिंग। दोनों ने बोला ये बात, तो देखिए एक ओवर रिएक्शन हो जाता है चीजों का। और ऐसा तो है नहीं कि लोग आपस में बात नहीं करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो नेचुरली वो अपोजिट पार्टी से, मतलब सत्ता पार्टी से भी बात करना जरूरी होता है। और देखिए, बेसिकली ये बात है कि जो ये गलत प्रेसिडेंट पड़ रहा है आज कंट्री में, जिस तरह से लोगों को, मतलब पीपल आर वेरी, मतलब बहुत
हंस के मुस्कुरा के लोग कह रहे हैं कि वो भी आ गया इसमें, वो भी आ गया उसमें। एक शेल पार्टी बना दी। अब टीएमसी के साथ देखिए क्या हुआ। एक पहले तो हम सोचते थे कि शेल कंपनीज होती हैं, आज आपने एक शेल पार्टी बना दी और उसमें 20 सांसद चले गए अचानक। एंड एवरीबडी मतलब बहुत मुस्कुरा के, चाहे वो मतलब जो भी लोग हों, चाहे वो पत्रकार हो इस देश के या जो भी हो, ये हो रहा है। पर देखिए ये आप कभी आपके साथ भी होगा, और एक गलत प्रथा जो है इस देश में पड़ रही है। मैं तो यही बोलूंगी कि इस तरह से भी, इससे अच्छा तो आप इलेक्शन करवाते ही क्यों हैं। आप 545 खुद ही सेलेक्ट कर लिया करिए और खुद ही सबको रख लीजिए और खुद ही गवर्नमेंट बना लीजिए, खुद ही सारे बिल पास कर दीजिए, जैसा कि आज हो भी रहा है। देखिए बिल में लोगों को खड़ा कर देते हैं, 140 सांसद आप बाहर खड़ा कर देते हैं, है ना। ध्वनि मत से हर चीज आप हो रही है। तो देखिए देश में ये जो हो रहा है ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं तो फिर ये फ्रैंकली यही बोलूंगी। और देखिए हमारी, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमने बड़ा क्लियर बोला है कि भाई ठीक है, वी विल सी द ड्राफ्ट फर्स्ट। अगर हमें जो भी हो विचार हम उसके ऊपर करेंगे। हम उस पर हम अपने विचार करेंगे, सीएम मलिक जी का कहना है, पर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ डॉक्टर ममता त्यागी हैं। ममता जी, ऐसा सब काम क्यों कर रही हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है? और इतना भी क्या दिल से ले लिए? अगर लोकसभा में आप संख्या बल नहीं जुटा पाए और विधेयक गिर गया, तो कुल मिला के जनमत ने जिस अनुसार संख्या बल दिया था उसमें आपको समर्थन नहीं मिला। तो जनमत के विपरीत अपने मत को लागू करने की इतनी होड़ क्यों है? क्या भय है आपको, या आपको ये डर सता रहा है कि मौजूदा समीकरण में 240 आई, अगली बार पता चला 140 ना रह जाए? इसलिए परिसीमन बड़ा जरूरी है। अपने अनुसार सीटें बनाना जरूरी है। अपने अनुसार मतदाता तो तय कर ही रहे हैं, सीटों के संदर्भ में भी अपने अनुसार कर ली जाए। इसलिए ऐसा है क्या ममता जी? क्या बात है, क्या डर है? नमस्कार कि आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आपने अभी दो बातें बोली इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में जो बोला कि आप अपने अनुसार मतदाता तो तय कर ही रहे हैं, आप अपने अनुसार अपने मोटिव या अपने लक्ष्य भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके पास इतना मत संग्रह या इतनी सीटें नहीं है। आपको याद होगा जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हुई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर सभी दलों से अपनी राजनीति से ऊपर उठकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सपोर्ट में वोट मांगा था। कहा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू हो जाने दीजिए, इसे शुरू हो जाने दीजिए, इसमें हम अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करें और एक वो सच्ची पुकार थी देखा जाए तो। अब मैं अगर बात करूं कांग्रेस प्रवक्ता अजय जी की, जी अजय जी लगातार एनालाइज कर रहे थे कि सीटें कहाँ कैसे हैं। एक माइंडसेट होता है जब आप 99 सीट जो आप पार्लियामेंट में हासिल करते हो और उसे विजय मनाते हो, यह सोचते कि देखिए हमने तो सत्ता हासिल कर ली, और ये डिक्लेयर किया जाता है कि आपकी सरकार तो एक साल भी नहीं चल पाएगी। वो सरकार चलती ही नहीं है, बहुत अच्छे से आगे चलती है और देश को भी आगे ले जाने का कार्य करती है। वही बात है कि आज देश में जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। यह बातें अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए तो एक संवेदना भी देता है, एक दुख देता है कि क्या देश की जो इकोनॉमी बढ़ रही है वो नजर नहीं आ रही, देश का जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आम एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वो नजर नहीं आ रहा है, देश का डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है, देश की पर कैपिटा बढ़ती हुई एकदम नजर नहीं आ रही है। और रही बात में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मैं बात करूँ, एक छोटा सा आंकड़ा हिमांशु जी आपके सामने रखना चाहूंगी। अगर जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि 543 सीट पर ही आप वुमेन रिजर्वेशन लागू कर दीजिए, तो उसके अनुसार जो सीटें मिलती हैं एमपी के लिए, जो महिला के लिए आरक्षित होते हैं वो लगभग 179 आती है, और अगर हम सीटें बढ़ाकर 850 सीटों पर इसको लागू करते हैं तो वो 280 होते हैं। यानी विमेन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो 100 महिलाएं ज्यादा नंबर में पार्लियामेंट पहुंचेंगी। मैं रोकता हूं डॉक्टर ममता त्यागी। ये तो बड़ी खूबसूरत सी बात की कि अगर सीटें बढ़ जाती है तो महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। 850 पे क्यों रुकते हो? 8500 कर लो और बढ़ जाएगी। जब आपको इतनी उदारता सूझ रही है तो 850 में भी क्यों रुक रहे हो? दूसरा, आपने बताया कि इन लोगों की सोच स्पष्ट हुई। ये शर्त किसने लगाई थी विधेयक में? भाई विधेयक तो पारित हो चुका महिला आरक्षण का। आपकी सरकार थी, स्पष्ट बहुमत की सरकार थी उस समय, तो आपने शर्त लगाई कि जब जनसंख्या का काम पूरा होगा उसके बाद लागू करेंगे। अगर आप वाकई महिलाओं को स्थान देने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध थे तो आपने 2024 का चुनाव
महिलाओं को आरक्षण देते हुए कराने में संकोच क्यों किया? आ जाएगी 100 सीटें बढ़ के, अभी 189 तो दिला लो, क्यों नहीं दिला रहे? या आपको समझ में आ गया कि वर्तमान में जो लोकसभा का स्वरूप है, जो संसदीय क्षेत्रों की स्थिति है, हम 240 पे रह गए, अगली बार डर है 240 भी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसलिए संसदीय क्षेत्र हम अपने अनुसार समीकरण से बनाएंगे, इसलिए इस विधेयक को लागू कराएंगे, ऐसे ऐसे या कैसे? हिमांशु जी, आप इस बात का बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगी और जरा गौर से समझिएगा। जब जी। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ ना, इसके पीछे का माइंडसेट समझिएगा। ये इतने बहुमत से पास क्यों हुआ? वो इतने बहुमत से इसीलिए पास हुआ कि पुरुष सांसदों को पार्लियामेंट में ये महसूस हुआ कि मेरी सीट को खतरा नहीं होगा, जब डिलिमिटेशन होगा, जब सेंसस होगा, तब सीटें बढ़ेंगी, तो मैं अपनी सीट पे सिक्योर हूँ। हाँ, फीमेल्स या महिलाओं के लिए अलग सीटें डेवलप की जाएंगी, वो उसमें हिस्सा लेंगी। अदरवाइज ये अधिनियम या वुमेन रिजर्वेशन पिछले 30 सालों से आपके सामने कहानी है कि कितनी बार पटल पे किस तरह आया और कितनी बार लाया भी नहीं गया। तो पुरुषों की मानसिकता को भी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वुमेन रिजर्वेशन के जो पास होने का सबसे बड़ा कारण भी यह था कि उसके साथ एक क्लॉज था, क्योंकि वहां बैठे हर पुरुष को यह महसूस हुआ मेरी सीट ठीक है, मेरी पार्लियामेंट की सीट को कोई खतरा नहीं है, जब सीटें बढ़ेगी तब की तब देखी। तो ममता त्यागी जी, इसका मतलब ये कि भाजपा के जो पुरुष सांसद हैं वो अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चाहे डॉक्टर अजय उपाध्याय की पार्टी है और चाहे डॉक्टर सीमा मलिक की पार्टी है, वो तो कह रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा और विधानसभा का स्वरूप है, आप इसी पर 33% आरक्षण दे दीजिए, हम सहमति देने के लिए तैयार है, हम समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे इंकार किसको है? इंकार है सत्ता पक्ष को, इंकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को। तो अर्थात जो भारतीय जनता पार्टी के पुरुष सांसद हैं वो पुरुषवादी मानसिकता से इतने ग्रसित हैं कि वो अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीटें बढ़ाकर ले लो चलेगा, पर हमारी सीट के साथ में खिलवाड़ नहीं चलेगा। विपक्ष तो बोल रहा है ये जो 545 सीटें हैं इसी पर आप 33% आरक्षण को लागू कीजिए, हम समर्थन देने के लिए तैयार है। आपकी पार्टी के पुरुष सांसद इतना डर क्यों गए ममता जी? हिमांशु जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। आपने सुना होगा, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही के सारी है कि सारी ही नारी है। जो अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी है, जो ये आज कह रही है जब कोई चीज लागू होने को आएगी फिर से ये न पड़ जाएंगे, इनकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इनकी बातों में आप ये कह रहे हैं कि आज हम ये कह रहे हैं, लाके दिखाएंगे कि हाँ अब ये टर्म कंडीशन और लगा लीजिए, जहां आपने यह मांगा ये और कर लीजिए, क्योंकि इनकी मानसिकता कभी भी महिलाओं का साथ देने की हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? शाहबानो बहुत पुराना केस है, न जाने कितने ऐसे इंसिडेंट्स है जिन्हें मैं गिना सकते हैं और आप भी सोच सकते हैं कि इनका कभी भी ये ध्येय नहीं रहा है कि वाकई में महिला को साथ दिया जाए। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि 543 पे साथ देने को तैयार है, तो मैं कहती हूँ 850 पे क्या दिक्कत है? अगर 100 और नई महिलाएं भी अगर आ जाएंगी संसद, 850 में दिक्कत है जिसे आप अनदेखा कर देना चाहती हैं या हमारी निगाहों से हटा देना चाहती हैं, वो है परिसीमन, नए सिरे से विधानसभा क्षेत्रों की जमावट। विपक्ष के पास असम के संदर्भ में अनुभव है कि परिसीमन के तहत अपने अनुकूल क्षेत्र कैसे तैयार किए जा सकते हैं। विपक्ष के पास उदाहरण है पश्चिम बंगाल की एसआईआर, जिसमें 27 लाख वोटर को वोट डालने से यह कहते हुए रोक दिया गया कि अगर आप जायज हैं तो अगले चुनाव में वोट दे लीजिएगा। 27 लाख वोटर वोट नहीं दिए, और इसलिए नहीं दिए कि उनके संदर्भ में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, पर साथ में कह दिया गया अगर आप सही हैं अगली बार दे लेना। तो ममता जी, इसके उत्तर तो देने पड़ेंगे ना, इन उत्तरों को अनदेखा थोड़ी कर देंगे आप सवालों को। मैं बिल्कुल हिमांशु जी आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। कहते हैं कि अपने पैरों की जमीन खिसक गई और आप ब्लेम दूसरे पर करें। एक छोटे से उदाहरण से मैं बता देती हूँ, बंगाल चुनाव का ये उदाहरण बता देती हूँ। बंगाल चुनाव के दौरान जो सबसे पहले पॉलिटिकल मर्डर हुआ वो कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता का हुआ, उसी एक प्रचारक का हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी वहां मिलने नहीं गए, निकोबार पहुंच गए। तो ये वो लोग हैं जिनके पैर की जमीन खिसक गई है। अपनी हार के बहाने, हार के ठीकरे फोड़ने के लिए ये कुछ ना कुछ कारण लाते। कभी इनके हाइड्रोजन बम फुस हो जाते, कभी एटम बम फुस हो जाते। तो इनके हार के कारण ढूंढने के लिए, उनको ब्रेन गेम करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज
परिसीमन में अगर आपकी जनता पर पकड़ है, अगर आपके बीएलए मजबूत हैं, आपकी जनता के बीच में पहुंच है, लेकिन क्योंकि आपकी खुद के ही पॉलिटिकल माइलेज की वजह से जो आपका स्वरूप है वो ही बदल जाता है, कहां अब साथ खड़े होते हैं, कहां नहीं खड़े होते। बिहार में भी इलेक्शन में देख लीजिएगा, आरजेडी के साथ तक भी लगातार बात ये होता रहा कि हम साथ हैं या नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पे प्लस माइनस चलता रहा, न जाने कितनी डिबेट्स हुई। लेकिन क्योंकि आपकी पॉलिटिकल विजन क्लियर नहीं होता, इसलिए आप हार जाते हैं और उसका ब्लेम आप कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया पर डालते हैं। तो अगर इस माइंडसेट को चेंज करेंगे तो ये दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। तो ममता जी, अब आखिरी बिंदु पर आते हैं और फिर प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। भाई, कुल मिला के जनता ने एक जनादेश दिया था 2024 में लोकसभा चुनाव में, और उस जनादेश के आधार पर आप अपनी मंशा के साथ में सदन में पहुंचे 16-17 अप्रैल को, और उसके तहत आप विफल रहे जनमत जुटाने में, आवश्यक बहुमत जुटाने में। तो अगले चुनाव का इंतजार क्यों नहीं करते? जनता फैसला करेगी ना कि विपक्ष ने सही किया या गलत किया। क्यों हड़बड़ाहट कर रहे हैं और ऐसे समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो आपको गाली देते देते नहीं आगाते थे, उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए कालीन क्यों बिछा रहे हैं? जिनके बयानों में आपके प्रति जहर दिखाई देता था, उनके गले मिलने के लिए इतने लालायत क्यों है ममता जी? वो राघव चड्ढा, वो संदीप पाठक, वो सोनाली घोष क्या नहीं बोला मोदी जी के संदर्भ में? क्या नहीं बोला अमित शाह जी के संदर्भ में? क्या कहती है ममता जी? हिमांशु जी, इस बात का जवाब देखा जाए तो मैं अपने पहले भी सेंटेंस में कह चुकी हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो संसद में हाथ जोड़कर खड़े होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन मांगा था नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए। जो आप ये बातें कर रही है तो वो तो उससे भी ऊपर उठकर कह रहे थे कि इस अधिनियम को पास हो जाने दीजिए और लागू हो जाने दीजिए, क्योंकि इसमें महिलाओं की भलाई है और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ नहीं जा रहा। अरे भाई, महिलाओं की बेहतरी के नाम पर अपनी पार्टी के किले को सुदृढ़ रखने की कोशिशों के संदर्भ में समर्थन मांगेंगे तो विपक्ष दे देगा क्या ममता जी? मतलब हम ही को सत्ता में बने रहने के लिए आप इस बिल का समर्थन कर दीजिए। विपक्ष इस बिल में ऐसा महसूस कर रहा है और आप कह रही हैं कि हमने हाथ जोड़कर चाहा था, आपका समर्थन आपने दे नहीं दिया। प्रेम कुमार जी से पूछते हैं, प्रेम कुमार जी भाई, हमारे यहां तो परंपरा रही है, अगर अपना सिर भी कोई जना हाथ जोड़कर मांगे कि मुझे आपके सिर की जरूरत है तो हम तो दे देते हैं। इंद्र पहुंचे थे दधीची के पास कि आपकी हड्डियों से वज्र बनाना है, तभी मार पाऊंगा उस दैत्य को। देखो, दधीची ने दान दे दिया था। ये विपक्ष दधीची जैसा भाव नहीं दिखा पाया। क्या कहते हो प्रेम कुमार जी? ये विपक्ष में उदारता नहीं है, बड़ा अनुदार किस्म का विपक्ष है। हिमांशु जी, हमारे देश के लोकतंत्र में ये गुण रहा है कि सत्ता पक्ष जब जब कोशिश करता रहा है तो विपक्ष सर्वसम्मति से चीजें पास करता रहा है संसद में, और विपक्ष कभी कोई होता है और सत्ता पक्ष कभी कोई होता है। मैं सिर्फ विपक्ष की या सत्ता पक्ष की बदले हुए रूप में नहीं, स्थायी भाव में बात कर रहा हूं। तो ये होता रहा, ये गुण है। ये महिला आरक्षण तो इसका सबूत है कि सबने अपनी जिद भी छोड़ी, अपना स्वभाव भी छोड़ा और सत्ता पक्ष के सामने अपना त्याग भी किया और सर्वसम्मति से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ। ये है। लेकिन आज की परिस्थिति में भिन्न बात क्या है कि अभी 3 महीने हुए हैं उस प्रस्ताव के गिरे हुए, और 3 महीने बाद कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसके बाद लगता है सत्ता पक्ष को कि हम बिना सबको खुद झुके हुए दूसरों को झुका के हम अपनी बात मनवा लें। तो सत्ता का स्वभाव खुद झुक करके जब सर्वसम्मति बनाने का होता है तो वो एक उदाहरण माना जाता है। लेकिन अगर अपोजिशन को झुका करके सर्वसम्मति तो होगी नहीं, जीत होगी, जीत और हार होगी, किसी की जीत किसी की हार। तो ये एक नई परिस्थिति है। तो इसमें अपोजिशन के त्याग वाली बात नहीं हो। यहाँ तो बोटी बोटी नोच लिया जा रहा है। त्याग क्या करे अपनी हड्डियों का? यहाँ तो बोटी नोचा जा रहा है, जिंदा बोटी नोचा जा रहा है। ये फर्क है। इसलिए वो उदाहरण बदल गया है आज की परिस्थिति में कि अपोजिशन त्याग करे, उनसे तो छीन लिया जा रहा है।
नहीं, पहले तो कोशिश की थी ना कि आप त्याग करें, अनुरोध किया तो था। अब अनुरोध को नहीं माने तो छीनना पड़ रहा है, तो इसमें फिर जाके नाराजगी कैसी, शिकायत कैसी? अब इसी को और थोड़ा सा हम विस्तार देते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है, महिला आरक्षण बिल पर सब सहमत हैं, तो हम लोगों ने अभी चर्चा भी की कि उसको लागू क्यों नहीं कर दिया जाता। ये कौन सा तरीका है कि हम कानून पास कर देंगे और लागू करेंगे 6 साल बाद, ये तो कोई बात, या 5 साल बाद, लेकिन ये भी परंपरा बनी। अब डिलिमिटेशन से इसको कनेक्ट कर दिया गया, डिलिमिटेशन से महिला आरक्षण को कनेक्ट करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी किया गया। मगर आज के समय में सत्ता के ताकत पर, उसकी क्षमता पर जनता को भरोसा है, हमें भी भरोसा है कि वो किसी भी तरीके से उन्होंने ठान लिया है तो वो कर गुजरेंगे, वो कर दिखाएंगे। सबको लगता है कि 360 किसी न किसी तरह से वो कर ही लेंगे और अपनी मनमानी कर लेंगे, लेकिन मनमानी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को की उस परंपरा को तोड़ करके आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, मजबूत करके नहीं कर सकते। आप सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे हैं, ये कमजोरी है। सर्वसम्मति बनाना चाहिए, इसके लिए सत्ता को झुकना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, और उसके लिए बार बार सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ती है। इसका अभाव दिखता है तो हमें लगता है कि उनको अपनी ताकत पर भरोसा है और हमें भी उनकी ताकत पर भरोसा है कि वो ये काम कर लेंगे। तो वो अपना काम कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि प्रेम कुमार जी, विपक्ष ने अपनी जीत को जिस तरीके से महिमा मंडित करने की कोशिश की, उसने हालात ऐसे बनवा दिए। तो विपक्ष ने ये जताया कि देखो मोदी को पराजय का सामना करना पड़ा, देखो क्या चांटा पड़ा है सत्ता पक्ष को। तो कुल मिलाकर एक संकल्प सा हो गया है कि इनको इन्हीं के साथियों से हरवा के दिखाएंगे। तो सत्ता पक्ष अब विपक्ष के साथियों को साथ लेकर विपक्ष को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? मतलब आपके प्रश्न में है कि एक पक्ष का स्वाभिमान, अभिमान जो है वो बना रहना चाहिए और दूसरे पक्ष का ना बना रहे। देखिए, विपक्ष ने जो बात कही, हर जीत के बाद उसको कहा जाता है विपक्ष ने तो नहीं प्रेम कुमार जी, शायद आप मेरे सवाल की मूल भावना को नहीं समझे। मैं सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करता हूं। क्या आप 2029 की जरूरत के तहत सत्ता पक्ष की इस कोशिश को देखते हैं, या विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से अपनी जीत को प्रस्तुत किया गया, प्रचारित किया गया, इसलिए इसे अहम की लड़ाई के तौर पर देखते हैं? दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। ये आपको अहम की लड़ाई दिख रही है, या आपको 2029 में स्पष्ट जनादेश लाने की जरूरत के तौर पर इस विधेयक को लागू कराने की कोशिश दिख रही है? यह है सवाल। जी, देखिए, जब जीत और हार होती है तो अहम उसमें होता है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। यह इसीलिए तो हमारी डेमोक्रेसी में है कि आप अपोजिशन से कंसल्टिंग कीजिए, बार बार मीटिंग कीजिए। सर्वसम्मति शब्द ही इसीलिए है कि उस जिद को, उस अहंकार को छोड़ा, न कोई जीतेगा न कोई हारेगा। तो इस दिशा में पहल तो जिनके पास संख्या ज्यादा है, जिनकी सरकार है, उन्हीं को करनी पड़ती है। वरना अपोजिशन की बात है तो 2024 में अपोजिशन हार गया, लेकिन फिर भी अपोजिशन कहता है कि हम जीत गए, चूंकि 240 पे हमने बीजेपी को समेट दिया। वो भी अपना ईगो बिल्डअप करता है कि हम हार करके भी जीते हैं। तो यहां जीत और हार से हट करके जब प्रश्न को रखा जाएगा कि नहीं, ये देश हित में हम सब बैठकर बात करें, तो ये संभव। आप थोड़ा सा इसी में देखिए कि जनसंख्या, भाई ऐसे ही डिलिमिटेशन कई दशक के बाद हो रहे हैं, और हम अब जो डिलिमिटेशन करेंगे उसको 15 साल पीछे से 2011 की जनगणना से लेंगे, तो हम 15 साल पीछे तो अभी ही हो गए। अगली डिलिमिटेशन होगी तो समझिए कि वो कितना लंबा गैप हो जाएगा। तो हम जब एसआईआर कर रहे हैं, एसआईआर का मतलब क्या है? भाई जनसंख्या को, इवन वोटर, महिलाओं के वोटर कम हो जा रहे हैं। बिहार का तो उदाहरण ही था, महिलाओं के वोटर कम हो गए। एसआईआर कर रहे हैं, नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करें, लेकिन डिलिमिटेशन में हम जनसंख्या 2011 लेंगे। लॉजिक चूंकि नहीं है, इसलिए सर्वसम्मति नहीं बन रही। तो अब मैं वापस डॉक्टर अजोपाध्याय आपके पास आता हूं। सत्ता पक्ष की तैयारी तो दिख रही है और लोग आपके पास से छिटक भी रहे हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब नमस्कार। जो अभी चर्चा आपके बीच में हुई है, सच तो यह है कि लोकतंत्र मान मर्यादा से, बातचीत से, विमर्श से
सहमति और असहमति के बीच कुछ रास्ता अपनाने से होता है। और जनता, सच पूछिए तो लोकतंत्र की मालिक तो जनता है। आम जनता ने इलेक्टोरल सिस्टम में जो आपको और हमको समर्थन दिया है, हमें उसके अनुरूप अपना फंक्शन और रोल करना है, ना कि हम अपना ईगो फंसाएं। यहाँ कोई किसी का ईगो नहीं है, जनता मालिक है, हम सब सेवक हैं। हाँ, ये जरूर है कि सत्ता पक्ष को ये ईगो है कि वो सरकार जो है एन केन प्रकारेण चला करके और देश के डेमोक्रेसी को डिमोलिश करना चाहती है। आने वाले भविष्य में वो ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहती है जिसमें वोटर का कोई मतलब नहीं रह जाए। वोटर है भी तो सिर्फ एक तरह से छदम परिस्थिति बनी रहे। तभी आपने देखा कितने लाखों की संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। सीट को खरीद बिक्री का एक रास्ता बना दिया जा रहा है। क्या लोकतंत्र इस तरह चलेगा? अब बात है कि आपको, यदि आपने स्पष्ट कहा और पूरे आपके पैनल ने भी इस बात को समझा, आपके पास इलेक्टोरल बहुमत नहीं है, आप बता रहे हैं कि हमने ईगो ले रखा है कि हमको तो ये करना ही है, तो भाई इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र, कौन सी साजिश, कौन सी आपकी बदनीयती है कि आप 2011 के आधार पर जो जनगणना हुई है उस जनगणना को आप आधार बनाकर चाहते हैं आने वाले समय में लोकसभा संसदीय डॉक्टर क्षेत्र का अयोध्याय, इस पर तो अपन पर्याप्त बात कर चुके। अब जानना यह है कि सत्ता पक्ष इस मानसून सत्र में एक बार पुनः इस विधेयक को पारित कराने की तैयारी में है, कोशिश में है। तो मेरा सवाल इससे आगे का था आपसे कि इस कोशिश को आप कैसे रोकेंगे, या इसी बात पर मुग्ध रहेंगे कि पहले तो रोक चुके ना, अब हो भी जाए तो हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है, कांग्रेस पार्टी पूरी कृत संकल्पित है। हमारे विपक्ष के साथी जरूर कुछ दलों को इन लोगों ने ईडी, सीबीआई, लाभ लोभ, प्रलोभन, वॉशिंग मशीन के माध्यम से कुछ लोगों को जरूर तोड़फोड़ किया है। जनता देश की वो भी देख रही है। बावजूद ये तोड़फोड़ करने के बाद भी इनके पास जो जरूरत का बहुमत है वो नहीं पूरा होगा और फिर से इनको मुंह की खाई पड़ेगी, क्योंकि इनकी साजिश जो अंदर में है, इनकी जो षड्यंत्र है इनका और इनकी जो बदनीयती है, उसको जनमानस भी देख रही है और पॉलिटिकल पार्टी भी देख रही है। हो सकता है उस दिन एक नया दृश्य आपको दिखे और जो 293 इनको आया उससे भी कम इनको आकर के रुकना पड़ जाए। बेशक ये सारे यंत्र तंत्र षड्यंत्र लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी सरकार को जनता भी देखती है। अजय जी, आप बहुत संजीदा प्रवक्ता हैं। अब आपने बात ही ऐसी बोल दी है तो थोड़ा सा इसके प्रति विश्वास पैदा कराइए। आपने कहा जो संख्या मिली थी 298 थी वो संख्या, आपने कहा कि हो सकता है उससे कम ही मिले। यार हम भी तो समझे आपके उस जादुई मंत्र को जिससे 298 से कम दिखेगा, पता चले भाई। थे जो परिस्थिति बन रही है, इन पर से इनके सहयोगी दलों का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि हर सहयोगी दल को यह लगता है कि ये अति शक्तिशाली अपने को बना करके और जो उनके साथ लोग हैं उनको खाना चाहते हैं। कोई एक सहयोगी दल का उदाहरण बताइए जिसका भरोसा इनसे उठ चुका है। थोड़ा हमें भी एहसास आए। आपसे उठ चुका ये तो हमारे पास में सीरीज है, लाइन से दिख रहे हैं। जो बात आपने दावे के साथ कही, थोड़ा तो रोशनी मिले ना ममता त्यागी जी को, कहीं तो भय आए, हंसी ना आए, थोड़ा भय आए उनके चेहरे पे, कुछ तो ऐसा कहिए ना। आप बिहार की परिस्थिति को देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड इनसे बहुत दूर जा चुका है, सिर्फ कहने की बात है। जरूर वहां भी कंट्रोल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। आप आंध्र प्रदेश की परिस्थितियों को देख रहे हैं। साउथ का जो परिस्थिति है, साउथ की परिस्थिति में कभी भी अंदर से वो सहयोग नहीं करेंगे। जिन लोगों को इन्होंने तोड़ने का काम किया है उसके कारण बहुत सारे लोग इनके विरुद्ध में भी अंदर अंदर आवाज आ रहा है, भाई वोट तो उन्हीं को देना है। आप देखिएगा हमारी पूरी टीम, हम सब पूरे राज्यसभा का चुनाव नहीं कि व्हिप का उल्लंघन करके आप अपनी संसदीय बचा ले जाओ। ये परिसीमन संबंधी विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। अजय जी, मेरे इस तर्क संबंधी सवाल पर विचार कीजिएगा, फिर कभी उत्तर लेंगे आपसे। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं एनसीपी प्रवक्ता के पास और सीमा जी आपसे समझना चाहूंगा, कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है आपको ये मानसून सत्र? आप लोगों की मंशा रहेगी ये विधेयक इस स्वरूप में पारित नहीं होना चाहिए, पर क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा कुछ ज्यादा तैयारी से है, कुछ ज्यादा सेंधमारी की कोशिश में है और विपक्ष के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी होती जा रही है? ये चुनौती तो बड़ी है ही, फ्रैंकली हर चीज उनके पास है बेसिकली। भी नो कि भाई
आप बहुत साधन संपन्न हैं, सत्ता में हैं आप, और हर चीजों का आप मिसयूज कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस का जो मिसयूज हो रहा है वो हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो ईडी सीबीआई हो या जो भी उनकी मसल पावर एंड द मनी पावर, वी नो अबाउट एवरीथिंग, पर हमें हमें तो अपना जो भी है, हम लोग तो इन चीजों में पढ़ते नहीं है, और ना कभी हम चाहेंगे कि हमें इस तरह से हम मतलब सत्ता हासिल करें। और देखिए, जिस तरह से आपने अभी, अगर जहां तक महिला रिजर्वेशन बिल की बात है, उसके लिए हमने भी राजनीति से ऊपर उठ के, हर चीज से ऊपर उठ के सबने इसका समर्थन किया। पर यदि आप समझते हैं कि देश की महिलाएं जो है वो इतनी मूर्ख हैं कि उनको समझ नहीं आता कि कैसे आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनफैक्ट आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है। महिला रिजर्वेशन बिल इज ऑलरेडी पास इन 2023। आप ही ने डिलिमिटेशन और सेंसस का अपने क्लॉज लगाए थे उसमें, तो फिर आपने सेंसस करवाई क्यों नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। और आज आप SC ST की बात करते हैं कि आपके पास कोई फ्रेश डेटा ही नहीं है, तो हाउ कैन यू गिव जस्टिस टू द SC ST एंड OBC? तो आपने इंक्लूड ही नहीं करे, तो ये देखिए, ये बहुत बड़े सवाल है, और जिस तरह से जो उनकी मंशा है सब लोग समझते हैं, है ना। आप एक परिसीमन बिल लाना चाहते हैं इन आड़ ऑफ आड़ में ही मैं बोलूंगी, मैं महिला रिजर्वेशन बिल के लिए। और यदि आपको लगता है कि हम लोग इतने बेवकूफ हैं या देश की महिलाओं को अकल नहीं है, वो समझती नहीं, तो देखिए सब जानते हैं कि आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है। ओनली जस्ट फॉर यू, आपने जैसा बोले ही कि अपने सभी लोग ये बात समझते हैं कि आप अपने केवल अपने लिए आप परिसीमन कराना चाहते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से जो ड्रॉ कर लें अपनी जो बॉर्डर्स लाइनिंग्स वगैरह हैं। तो तो सीमा जी, सभी एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप एक महिला ही हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश और विपक्ष के द्वारा विरोध जनता के बीच ऐसा संदेश देगा कि आप लोग महिला विरोधी हैं, आप महिलाओं की सत्ता में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी को बढ़ाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष भले ही अपने अनुकूल परिसीमन ना कर पाए, पर एक महिला के मन में, उसके हक में आपको बाधक के तौर पर तो प्रस्तुत कर दे रहा है? इस देखिए, चुनौती को कैसे देखते हैं? तो वो रॉन्ग नरेटिव बनाने में उनका IT सेल और ये सब चीजें कितनी मजबूत हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पर देखिए, आज फिर भी लोग, जनता इन चीजों को समझती है। आज जो मेन समस्याएं हैं उनको आप नहीं उठाना चाहते। देखिए, आप इसके आड़ में ही आप और चीजों को दबा देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जो अपोजिशन है वो इन चीजों को उठाएगा, जैसे कि राम मंदिर चोरी हो गई है, और ये जो नीट के लिए जो आज एक आपने देखा ही, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक जी। ये बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं इस देश की, जिनको कि आप अर्थव्यवस्था का आप देख लीजिए क्या हाल है। आज ये कहने की बात है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था, हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं ये भी हम जानते हैं। तो इन चीजों को देखिए, हर व्यक्ति आज समझता है, उनको खुद महसूस हो रही है ये चीजें जो हो रही हैं। तो देखिए, केवल और ये महिला आरक्षण बिल के हम जानते नहीं है कि आप खुद नहीं लाना चाहते उस बात को, तो आप खुद नहीं लाना चाहते, सीधा तौर पर मानना है सीमा जी का। तो ममता जी, वापस आपके पास, और सभी आपके पास रहेंगे तो आपके अपनी पार्टी के लोगों को मिलेगा क्या? अब तो ये चिंता सताने लगी है। आपकी पार्टी में तो सारे भारी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। हर दल के व्यक्ति को अपने पास में लिए जा रहे हो, जिन्होंने एक्चुअल भाजपा के लिए पसीना बहाया, खून बहाया, चटाई बिछाई, दरी बिछाई, कुर्सी लगाई, उनके भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हो आप? हमारा हर कार्यकर्ता हिमांशु जी यह सोच के कार्य करता है कि हमें देश के लिए कार्य करना है, और जो वो आइडियोलॉजी होती है, वो आइडियोलॉजी उसको सर्वाइव और उसके मेंटल चीज है उसको बहुत हाई एंड रखती है। लेकिन हिमांशु जी, आज की जो डिबेट है उसे देख के मुझे एक 110% एक श्योरिटी आ गई कि 2029 में भाजपा आने वाली है, बहुत अच्छे बहुमत से आने वाली है, और उसका डर अभी से भय व्याप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले ये लोग जब इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तो तब 1-2 साल पहले से घृणा मतलब चीजें मैनिपुलेट करना या बोलना शुरू करते थे, EVM गड़बड़ है, SIR गलत हो रही है। और अब ये इतनी पहले एडवांस में 2029 के इलेक्शन में अभी लगभग 2.5 साल है, उससे पहले से ही बनाने लग गए हैं कि हाँ, हमारी हार तय है, उसको हम परिसीमन से जोड़ेंगे और ये हमारा नैरेटिव है जो चलेगा। आपको एक साधारण से और कॉमन आदमी की भाषा में अगर मैं समझाऊं, परिसीमन भारत की ही देश की पॉपुलेशन का होगा, भारत की जनसंख्या का होगा, कोई विदेशी नागरिक उसमें नहीं आने वाले, कोई विदेश की जमीन नहीं जोड़ने वाली। तो भारत के ही देशों का, भारत के ही लोगों का जब एक परिसीमन होगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 100 सीट से ज्यादा की हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम और ये समस्या उत्पन्न कहाँ होती है? अच्छा ममता जी, ये बताओ, ये ज्ञान की बात 2023 में नहीं थी कि आपके पास में?
भाई 2011 की जनसंख्या के आंकड़े तो आपके पास में तब थे ना, जब 2023 था। कोविड उससे पहले आ लिया था। शर्त आपने लगाई थी ना कि ये यूपीए की सरकार ने लगाई हुई थी कि भाई वो जो नया सेंसेक्स आएगा उसके आधार पर परिसीमन होगा। ये शर्त आपकी सरकार ने लगाई। पहले सेंसेक्स होगा, फिर परिसीमन होगा, और तब महिला आरक्षण बिल लागू होगा। आप तो इतने महान लोग हो, आपने तो संसद में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक का नोटिफिकेशन तक नहीं किया था। आप संशोधन लेकर आ गए संसद में, उस तारीख तक भी आपने नोटिफिकेशन नहीं कराया था। उस रात नोटिफिकेशन निकला। तो थोड़ा आप बताओ तो सही, ये शर्तें तो आपने लगाई थी, बाद में क्या बदल गया जो आप इन शर्तों को भूलकर नए सिरे से आरक्षण के संदर्भ में इतने लालायित हो, इतने उतारू हो कि संसद में गिर गया, फिर भी दोबारा लाने की कोशिश की जोड़ जुगाड़ में लगे हो। ऐसा महिलाओं के लिए क्या बेचैनी आ गई भाई, जो 2023 में नहीं थी, जो 2026 में आपको हो गई? हिमांशु, वैसे तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब पहले भी दे चुकी हूँ कि ये बिल जब पास हुआ उसी समय इतने सारे प्रॉस था, उसी की वजह से ये पास हो पाया पूर्ण बहुमत के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बस आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी ना, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। तो विपक्षी पार्टियों के साथ ये हो गया कि वो अपने घर समेट के नहीं रख पा रहे हैं, अपनी पार्टियों को समेट कर नहीं रख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ब्लेम दूसरे पर जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं बस नीट का एग्जाम्पल और देना चाहूंगी, क्योंकि एक डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते जो आज समय नीट के लोग बात करते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी यूजी और पीजी में, मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यूजी और पीजी किया है, मेरी रैंक 4 बार बदली गई विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। हमारे समय में हम 10 फॉर्म भरते थे, 10 सेंटर्स पे अलग अलग जाकर एग्जाम देते थे, 10,000 रुपए कम से कम प्रति वर्ष सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने पे खर्च हो जाता। बीएचयू का अलग, एम्स का अलग, नर्सिंग कॉलेज का अलग, पीजीआई का अलग। और अब जो ये यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया, इससे पुजाने का कि लोगों को कितना फायदा मिला है। दूसरी बात, जब घोटाले होते थे छोटे छोटे लेवल पे होते थे, स्टेट लेवल पे अलग होता था, यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग होता था। तो यूनिफाइड सिस्टम होने की वजह से नीट के लोगों को कितना फायदा मिला और कितना ये देखो ना कितना बड़ा फायदा मिला ममता जी। कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी आत्महत्या करके, दोबारा एग्जाम देने की नौबत आई। इतने बड़े फायदे को हम अनदेखा कर दे रहे हैं। ममता जी जैसा संवेदनशील प्रवक्ता उन मौतों के संदर्भ में तनिक भी संवेदना नहीं रख रहा। मैं आपको 2004 और 2008 के बीच के मौतों का, या उसके बाद के जो लगभग 90 से लेके अब तक जो सिस्टम चला रहा था कि यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग एग्जाम लेती है, उसमें जो डेथ होती थी, उसमें जो लोगों का पैसा और मनी हर जगह खर्च होता था, उसका अगर आंकड़ा निकालेंगे तो कम से कम 600 करोड़ रुपए आता है। क्योंकि पर बच्चा पूरे साल में कम से कम 20,000 रुपए जाने आने का खर्चा। मतलब आपका कहना है कि उस सिस्टम में 60 बच्चे मरे थे, हमारे सिस्टम में 16 बच्चे मरे। देखो कितना प्रॉफिट का हमने सिस्टम बना दिया। मतलब दोबारा बच्चों को एग्जाम देना पड़ा। इसको लेकर सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता होने के नाते आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है, आपको इस बात में कोई लज्जा नहीं कि हम एक ऐसा सिस्टम नहीं दे पाए इतने दावों के बीच जिसमें बच्चों को दोबारा एग्जाम देने की नौबत नहीं आती। यह ममता जी आपका तर्क है, और अगर आपका तर्क है तो दर्शक तय करें कि यह तर्क कितना जायज कितना नाजायज। विषयांतर हो जाएगा अगर मैं इस बात को विस्तार दूंगा। मुझे आखिरी टिप्पणी प्रेम कुमार जी की लेनी है, और प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहूंगा, आपका अपना एक राजनीतिक समझ है, एक राजनीतिक आकलन है। जिस कोशिश में सत्तारूढ़ पक्ष लगा है, क्या आप देख पाते हैं कि मानसून सत्र सरकार की सफलता के साथ खत्म होगा इस विधेयक के संदर्भ में, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, मुश्किल ही है, इतना सरल तो नहीं? आपका आकलन जानना है प्रेम जी। अगर एडवाइस के लिए कहा जाएगा तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि जो वायदे हुए थे कि सेंसस अपडेट रहना चाहिए, एसआईआर अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो भी कर लेना चाहिए, और उसके बाद महिलाओं का रिप्रेजेंट डिलिमिटेशन जरूरी है, सबको लगता है जरूरी है, डिलिमिटेशन होना चाहिए, और इन सब चीजों को मिला करके होना चाहिए। तो एक नए सिरे से जब कोई बिल गिर गया है तो बिल क्यों गिरा है उसके कारणों में आप संशोधन के साथ आते हैं, तब आपकी वो विनम्रता कहलाएगी और सबको साथ लेने की कोशिश की जाएगी। तो हमारी अपेक्षा भी यही है, लेकिन आकलन दूसरा है। आपने कहा आप अपना आकलन दीजिए, तो हमारा आकलन है कि सरकार को अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा है, विपक्ष के टूटने, उसको तोड़ने की उम्मीद और
उन चीजों पर ज्यादा भरोसा है, तो सरकार एक बार और आजमाएगी। अगर अजय उपाध्याय जी सही हैं तो वो एक बार फिर उनको गिरा करके दिखाएंगे, और अगर सत्ता पक्ष सही होगा तो वो इस बार जीत के दिखाएंगे। तो जीत मुझे कर लगता दिखाएंगे। है कुल मिलाकर एक बार फिर मुकाबला तय है। उस विधेयक में संशोधन की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि सत्ता पक्ष ये महसूस नहीं करता कि उसमें संशोधन की कोई जरूरत है। सत्ता पक्ष ये महसूस करता है कि विधेयक एकदम सही है, नीयत विपक्ष की खराब है। विपक्ष इस सोच के साथ में है कि सत्ता पक्ष की नीयत ठीक नहीं है और ये विधेयक ठीक नहीं है। इन दोनों के बीच अब सत्ता समीकरण का खेल है। इस खेल में कौन बाजी मारेगा, इसके लिए हम लगातार निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि मानसून सत्र का हंगामेदार होने से कोई रोक नहीं सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद।